कल नॉर्मल तरीके से क्लास होगी, कल ऑफ नहीं होगा। अच्छा जी, पेज नंबर 18। नोट्स किसी के पास ना हो तो हाथ खड़े कर दें। 1 2 3 4 5। किधर थे आप लोग, इतने लेट क्यों आए? नोट्स बांटे अब्दुल्ला। अच्छा जी, क्वेश्चन 17 निकालें, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अब जिन हजरात का आज पहला दिन है, तकरीबन आधे घंटे बाद हम ऐसी बातें करेंगे जिनका कल पढ़े उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो अब पहले 2 लेक्चर यूट्यूब के ऊपर ले लें। ये मोबाइल वापस करनी है। किस किस का था मोबाइल? आपका था? कौन सा वाला है? ये वाला? अच्छा बताओ पहले कल का दिन कैसा गुजरा? सची सची बताओ, थोड़ा सा ज़रा फीलिंग रख। अच्छा गुजरा? पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आदमी थोड़ा ही काम होता है आजकल, दूसरे कामों में फर्क पड़ता है, वो याद रहते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए टाइम बच जाता है। वैसे इंजॉय किया? बेचैनी की कैफियत रही? और किसका था मोबाइल? आप बताओ थोड़ा सा। 8 बजे तक तो अच्छा गुजरा, उसके 8 बजे तक अच्छा गुजरा, फिर उसके बाद फिर ऐसे बैठे ही रह गए। बैठे ही रहे बस। फिर आपने कुरान की तिलावत कर ली होगी और चीज़ों के लिए टाइम निकलाया होगा। जल्दी सो ये गया तो था, जल्दी सो गया, ये फ़ायदा हुआ। और आप? मैं 10 बजे 10 बजे सो गया। उसके बाद फ़ायदा हुआ? वैसे चले की वजह से ना नींद भी हो रही है। फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ। एक दिन और रख लो। नहीं सर, वो फिर अगले हफ्ते करेंगे। 2 और दे दें आज, 2 और दे दें मोबाइल, जल्दी 2 और जल्दी करें ज़रा, मैं क्लास शुरू करूँ। ऑनलाइन वालों का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, ऑनलाइन वाले भी फूफो के घर जमा कराएं। 2 और मोबाइल, 2 और। हाइब्रिड में से कौन दे देगा? क्लास के एंड पे मैं ले लूँगा। 2 और मोबाइल चाहिए। आप दे दो यार, हिम्मत कर लो। टीचर का हुक्म मान लो। चलो एक दिन से कुछ नहीं हो जाना, अकेला रहता। 2 और दे दो, 2। किसी सिग्नल भी तो बंद हो जाते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है। दे दो 2 और मोबाइल। आप दोबारा देने लगे हो? अब चेक कर रहे हो कल पूरे दिन क्या होता है? अच्छा, कल कौन देगा? 2 लोग हाथ खड़ा कर दें। कल प्री प्लान कर। एक और जी, और एक और हाथ खड़ा कर दें जी। हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें कोई एक। कल दे देंगे। कल कल कल। आप लोग पीछे में मत देखा करो, मुनासिब नहीं जी। हाथ खड़ा करें, चलें। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले फूफो के घर जमा कराएं मोबाइल। रमीज़, हमारा टैक्स ईयर जो है वो जुलाई में शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है नॉर्मल हालात के मुताबिक। तो रमीज़ प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012। फिर भी टेंटिव रेंज इनका पहला दिन है, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आती रहेंगी। टैक्स ईयर 2013 का मतलब है 1 जुलाई 12 को शुरू होगा, 30 जून 13 को ख़त्म होगा। रमीज़ सऊदी अरब चला गया ऑन 24 दिसंबर 2012। 24 दिसंबर 2012 को सऊदी अरब चला गया। इसका मतलब है 24 का दिन भी काउंट करेंगे, 24 का दिन भी काउंट करेंगे। रमीज़ सऊदी अरब चला गया 24 दिसंबर 2012 को टू एज्यूम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिज न्यू जॉब। नई जॉब पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उसको मिली। वो जो नीचे सजेशन बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स, उसमें आपने कोई भी कमेंट डालना हो तो प्रॉपर्ली डाला करें और रीज़न लिखा करें, ये हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस तरह के अगर कोई वेग आएंगे कि यहाँ पे ये कर दें, इस क्या हुआ था वो पता नहीं चलेगा, तो वो फिर अंदाज़ा नहीं होगा कि आप क्या चाह रहे हैं। और चलें, रमीज़ प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012 to assume responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 June 13 to 24 June 13 for presenting a paper in seminar. But due to unavoidable circumstances, seminar was cancelled. तो जुलाई से जून के अंदर, वो जुलाई के अंदर पाकिस्तान था, अगस्त में पाकिस्तान था, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में भी पाकिस्तान था, क्योंकि 24 दिसंबर को बाहर गया। ठीक है, तो जब जिन इन हजरात का पहला दिन है वो भी मुझे बताएं। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। जुलाई में 31 दिन रहा, और आगे सितंबर में, अगस्त में 31, सितंबर में, अक्टूबर में 31, दिसंबर में वो कितने दिन रहा? 23 नहीं,
प्रोसीडेड टू सऊदीया ऑन 24 को सऊदीया गया, इसका मतलब है 24 के दिन की फ्लाइट थी, तो जाने का दिन पूरा काउंट किया जाएगा, जहाँ 24। आगे चलें, नवंबर रह गया। अच्छा, अब दिसंबर सऊदी अरब चला गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में पाकिस्तान आया, लेकिन जिस काम के लिए आया वो हो नहीं सका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके दिन काउंट किए जाएंगे, 20, 21, 22, 23, 24 जी, 187 डेज। देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज अ 187 बन रहे हैं, 182 फिर तो नॉन रेजिडेंट होगा ना। देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज अ, क्योंकि इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम है, तो 183 डेज हो जाएं या उससे ज़्यादा हो जाएं तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। चलें जी आगे, अगला पढ़ें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने कहा था नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे। खलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मुराद है ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान मिशन, पाकिस्तान का एक मिशन था जेनेवा में, बाहर के मुल्क में, फ्रॉम 1 अगस्त 12 टू 30 जून 13। तो सिर्फ जुलाई के महीने ये पाकिस्तान में रहा, बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में बाहर के मुल्क रहा। तो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो 31 दिन जुलाई के ये पाकिस्तान में रहा, लेकिन नंबर ऑफ डेज़ काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि ये किसका एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए नंबर ऑफ डेज़ काउंट नहीं किए जाएंगे। चलें जी लिखें, एन इंडिविजुअल shall be considered as a resident individual, an individual shall be considered as a resident individual if he is an employee or official, if he is an employee or official of federal or provincial government, if he is an employee or official of federal or provincial government posted abroad during the tax year. An individual shall be considered as a resident individual if he is an employee or official of a federal government or provincial government posted abroad during a tax year, as he is working in Ministry of Foreign Affairs so भाई आप भी लिख लो यार, कुछ नहीं होता। So he will be considered as resident individual as he is working in Ministry of Foreign Affairs, so he will be considered as resident individual. थोड़ा सा एक लफ्ज़ और ऐड कर लें, irrespective of number of days he stayed in Pakistan, irrespective of number of days he stayed in Pakistan। इस बात को इग्नोर कर देंगे वो कितने दिन पाकिस्तान में रुका, irrespective of number of days he stayed in Pakistan। Okay, next. Ali Associates is a partnership firm and provides
consultancy services in Pakistan as well as United Kingdom. The management and control of its affairs is situated partly in UK and partly in Pakistan. तो अली एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है. पार्टनरशिप फर्म है तो क्या बन जाएगी, इंडिविजुअल एओपी या कंपनी एओपी. तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड सर्विसेज करी है, पाकिस्तान में भी और यूके में भी. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल थोड़ा सा पाकिस्तान में है, थोड़ा सा यूके में है. तो एओपी को हमने कहा था उस वक्त रेजिडेंट बनेगी जिस वक्त एओपी का स्टे होली या पार्टली पाकिस्तान में हो. तो इसका पार्टली स्टे पाकिस्तान में है, डेट्स व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एओपी. तो लिखें पहले वो जो प्रोविजन लॉ की घर में याद की हुई है वो लिखें. एन एओपी शैल बी कंसिडर्ड एज resident AOP. जल्दी जरा. An AOP shall be considered as resident AOP. इनको भी एक पेज दे दें. An AOP shall be considered as resident AOP if its management and control is situated. If its management and control is situated wholly or partly at any time in the tax year. As the control is partly in Pakistan. आखिरी वाली लाइन लिखेंगे. As the control is partly in Pakistan, so it will be considered as a resident AOP in tax year 2000 in tax year 2013 in tax year 2013. ज़्यादा नहीं सर्दी हुई भी. अब दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं जो दिया था. क्वेश्चन नंबर 11. इसको 24 पे कर दो. एसी को है किसी के पास रिमोट? मोबाइल में है किसी के पास? कल कौन इंस्टॉल कराएगा? करोगे मोबाइल में? नहीं, चलो. क्वेश्चन 11. ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स फॉर टैक्स ईयर 2011. तो टैक्स ईयर 2011 कब शुरू होगा? 1 जुलाई 10 को. और ख़त्म कब होगा? 30/11 को. शाह हैज़ बीन वर्किंग एज एन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. शाह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहे हैं. On 1 नवंबर 2010 he was posted to Pakistan Embassy in Canada for 3 years. तो 1 नवंबर को इसकी पोस्टिंग हो गई है. तो बज़ाहिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पाकिस्तान रहा है, 4 महीने, जो कि 183 डेज से कम है. लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे. An individual shall be considered as a resident individual if he is posted abroad, a government employee or a official of provincial or federal government. So posted abroad will be considered as a resident individual. As he is an officer in Ministry of Foreign Affairs, so being government employee, he will be considered as a resident individual. Point 2. Asif Learning Center is a partnership concern providing IT training to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia. तो ये पार्टनरशिप फर्म है, यानी एओपी है. अप टू 31 जुलाई 2010, साल के पहले दिन तक, साल के पहले महीने, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज सिचुएटेड थोड़ा सा इन पाकिस्तान. हाउएवर 1 अगस्त से मैनेजमेंट पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया दुबई में. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जुलाई के महीने में जब उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में रहा है तो ये एओपी क्या बन जाएगी? बोले रेजिडेंट एओपी. तो
वही सारी इंग्लिश लिख के आएंगे। एन एओपी शेल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एओपी इफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट ए टाइम इन द ईयर एज इट स्टेट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर, देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट एओपी। लियाकत वॉज सेंट टू पाकिस्तान, वॉज सेंट टू पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ से, यूके से, वॉज सेंट टू पाकिस्तान ऑन स्पेशल असाइनमेंट बाय यूके बेस्ड कंपनी ऑन यकम मार्च 11। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 11, वो 9 सितंबर 11 को पाकिस्तान छोड़ के चला गया। तो इधर से इधर अगर देखें इस अरसे के दौरान, तो वो मार्च में पाकिस्तान रहा, अप्रैल में रहा, मई में रहा, जून में रहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 9 सितंबर तक रहा, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे साल से बाहर गिर रहे हैं। तो इसलिए 9 सितंबर वाली बात के पीछे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इसके बाद है, जून के बाद है। तो हम मार्च से दिन गिनना शुरू करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, डेट इज़ 122। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ये, तो इस पे जनरल रूल लगेगा 183 डेज वाला। देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट, फारूक ट्रेडिंग एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। ये एक कंपनी है, तो वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी इन यूएई, ये यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है। आप बताएं, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान? नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई भी। तो अब हमने ये देखना है कि इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ है। तो इट इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। तो कितने रह गए? द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स आर सिचुएटेड, पूरा का पूरा इन होली इन पाकिस्तान। तो इसलिए क्या बन जाएगी, तो लिखें, अ कंपनी शैल बी considered as a resident company, a company shall be considered as a resident company if management and control is situated wholly in Pakistan at any time in the year as Farouk Trading LLC's management and stay is wholly in Pakistan, as Farouk Trading LLC's is situated wholly in Pakistan, therefore it is a resident company. Question 28. जल्दी करें।
ओके, जीन फ्रैंकोइस is a French designer, often visits to Pakistan for promotion of its products. During his last visit, आखिरी टाइम जब वो आया तो 10 जुलाई से लेके 25 फरवरी तक वो पाकिस्तान रहा। आपने डिटरमिन करना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2009, एज्यूमिंग दैट कमिश्नर ने उसको इजाज़त दे दी है कि कैलेंडर ईयर यूज़ कर ले एज आ स्पेशल टैक्स ईयर। तो उसको कमिश्नर की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि कैलेंडर ईयर को यूज़ कर ले एज आ स्पेशल टैक्स ईयर। तो अब सवाल ये राइज होगा कि कैलेंडर ईयर कब होता है? दिसंबर में, क्योंकि कैलेंडर दिसंबर में एंड हो जाते हैं, जनवरी का फिर नया कैलेंडर आता है। तो उसका ईयर एंड अब 1 जुलाई से 30 जून है या 1 जनवरी से 31 दिसंबर? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ही इज़ यूजिंग कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला, तो टैक्स ईयर का नाम क्या ले रहा है वो? 2009। तो टैक्स ईयर 2009 शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा, ज़रा बताएं। टैक्स ईयर 2009 शुरू कब होगा? 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2009 वाले हाथ खड़ा करें। 1 जनवरी 2009 को शुरू होगा। 1 जनवरी 2008 वाले हाथ खड़ा करें। वेल डन। ओके, ये 1 जनवरी 9 वाले देखें क्या गलती कर रहे थे। कल वाली क्लास में हमने एक एग्जांपल की थी कि एक बंदे का ईयर है 31/12/12, तो कैलेंडर ईयर ही है ना, लेकिन 31/12/12 का हमने कहा था देखो इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, तो इसको हमने टैक्स ईयर 2013 के नाम से डिनोट किया था। और जब इसका 31 दिसंबर 13 आ रहा था तो मैंने कहा था इसको 30 जून 14 वाले साल में इसने एंड होना है, तो ये कब डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2014। इस तरह असल में ये कॉन्सेप्ट था। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये 1 जनवरी 9 से शुरू होकर 31/12/9 पे ख़त्म होगा, तो पहले मैं उनके कहने पे चलता हूँ। कुछ लोगों के जहन में ये थॉट आई है कि 1 जनवरी 2009 को शुरू होके और 31 दिसंबर 2009 को ख़त्म होगा। तो मेरे भाई इसको डिनोट पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं आप लोग गलती क्या कर रहे थे। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 10, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2010। जब इसको टैक्स ईयर 2010 के नाम से डिनोट करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट तो टैक्स ईयर 2010 है ही नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट ऊपर देखें, वो कह रहे हैं टैक्स ईयर 2009 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब टैक्स ईयर 2009 कैसे बन सकता है? वो शुरू होगा 1 जनवरी 2008 से और ख़त्म कब होगा? 31 दिसंबर 2008 या 1 जनवरी 2009, एक ही बात है। आप बताएं 31 दिसंबर 2008 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? जल्दी जल्दी, 31 दिसंबर 2008 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 9। इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2009। आप बता दें सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सा साल है, टैक्स ईयर 2009 या टैक्स ईयर 2010? तो सबसे पहले तो इसको मैं काटूंगा क्योंकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसका स्टे मैंने देखना है कब से लेके कब तक है। उसका स्टे है 10 जुलाई से लेके, यहाँ से लेके कहीं 10 जुलाई से लेके 25 फरवरी तक। अब ये जो 25 फरवरी में जनवरी फरवरी है, इसको भी मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे अब जो दिन बच गए वो 10 जुलाई से गिनना शुरू करते हैं। 10, 10, 11, 12, 13, 14, सारे उंगलियों की पोरे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? 22। जुलाई में बने 22, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज इक्वल टू 175। तो बता दें हमारे टैक्स ईयर 2009 में वो कितने दिन पाकिस्तान रुका? 175 डेज। दैट्स वाई ही विल बी कंसिडर्ड एज, बोलें, नॉन रेजिडेंट। नोट समझ आ गया क्या गलती कर रहे थे? रिक्वायरमेंट में 2009 का साल मांगा है, 10 का साल नहीं मांगा।
थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ फेरते रहा करें। फेरे तेरे शफकत का हाथ साथ वाले के सर पे। बुरा तो नहीं बनाया उसने, तूने कंधे पे फेर दिया। अच्छा जी, लिखें। एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज अ resident individual. An individual shall be considered as a resident individual if he is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to for a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. रिपीट मैंने नहीं करना, वो जाके रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन खोल लो, वहां से लिखवाया मैंने। An individual shall be considered as a resident individual if he is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. He is using special tax year 20X9 that is from Yakam January 20X8 to 31 December 20X8. That is from Yakam January 20X8 to 31 December 20X8. In this period, he stayed for 175 days in Pakistan. In this period, he stayed for 175 days in Pakistan. पाकिस्तान के आगे ब्रैकेट में एज कैलकुलेटेड बिलो। So he will be considered as non-resident individual. अब ये कैलकुलेशन शो कर दे महीना लिख के। चलें जी आगे। अच्छा जी, अब पेज नंबर 3 पे आ जाएं।
हमारा एक पॉइंट रह गया पेज 2 पर। आज हमने कुछ और डिस्कशन करनी है, वो इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा। पॉइंट डी, इसकी वजह से चीज़ें कुछ माइंड में मिक्सअप हो सकती हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, कल इंशाल्लाह करेंगे। पॉइंट डी, पेज नंबर 3 पे आ जाएं। पर्सन्स। अब जो हम डिस्कशन शुरू करने लगे हैं, तो कोई बंदा चाहे पहले दिन आया है या पहले से आया हुआ है, दोनों जी। डी वाला पॉइंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है। डी, ये वाला डी तो इन्हें भी पढ़ाया ही नहीं। ओके, पर्सन। अच्छा जी, टैक्स लगाने के लिए हमारे लॉ में जो पर्सन्स हैं, वो जिनका फर्स्ट डे है उनको बता रहा हूँ। जो हमारे लॉ में पर्सन्स हैं वो कई किस्म के हैं। एक इंडिविजुअल है, उन पे भी टैक्स लगता है। एक एओपी है जिसे आप पार्टनरशिप कहते हैं, उन पे भी टैक्स लगता है। एक कंपनीज पे भी टैक्स लगता है। फेडरल गवर्नमेंट पे टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी हम पर्सन कहते हैं। फिर कल वाला लेक्चर जाके वो अटेंड कर लें, उसमें डिस्कशन हुई हुई है रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है, तो ये डिस्कशन अभी छोड़ें। आज एक और मैं पर्सन ऐड कर रहा हूँ, फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट भी हमारी नज़र में एक पर्सन है। तो कोई अकेला बंदा कारोबार कर रहा है वो भी पर्सन है, कोई पार्टनरशिप 2 बंदे मिलकर कारोबार कर रहे हैं वो भी पर्सन है, कोई पीटीसीएल रॉयल फैन कंपनी कारोबार कर रही है वो भी पर्सन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी पर्सन है और फॉरेन गवर्नमेंट भी पर्सन है। एक दो और भी हैं, लेकिन वो नीचे जाके पढ़ लेते हैं। तो कल हमने फेडरल गवर्नमेंट ऐड किया था, आज आप फॉरेन गवर्नमेंट ऐड कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, ये लेक्चर लेते हुए ये मत सोचा करेंगे ये लेक्चर हम बाद में भी किसी दिन ले लेंगे रिवीजन के लिए। जिस तरह फिजिकल वाले बच्चों के जहन में होता है कि ये बस लेक्चर हो गया तो आज इसको अटेंटिवली ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा सुनना है। क्योंकि अगर आप कभी भी लेक्चर को दूसरी दफ़ा ज़िंदगी में सुन रहे होंगे तो याद रखिएगा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे और आपने फिर टाइम की डबल आपकी एफर्ट लग रही होगी और बाकी सब्जेक्ट्स पे सफ़र होंगे। तो हर लेक्चर को इसी नीयत से सुनना है कि पहली और आखिरी दफ़ा सुना जा रहा है, इसमें से जो कुछ है आज ही निकालना है लेक्चर में से। अगर इस चक्कर में रहेंगे तो लेक्चर ही लेते रहेंगे और आखिरी दिनों के अंदर लेक्चर पेंडिंग चले जाएंगे। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नेमली। और जो लोग ज़्यादा बार बार लेक्चर लेते हैं उनके बारे में देखा गया कि आखिरी महीने में लेक्चर पेंडिंग रह जाते हैं, पेपर देने जाते हैं सिलेक्टिव स्टडी की वजह से, फिर पास होना मुश्किल हो जाता है। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नेमली एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी पर्सन है, ठीक है जी। अ कंपनी, कंपनी भी पर्सन है। एन एओपी, एक एओपी भी पर्सन है। तो इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है और एओपी भी पर्सन है। इनकॉर्पोरेट फॉर्म्ड या बनी हो इन पाकिस्तान और एल्सवेयर, जहां मर्जी बनी हो। अभी हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो डिसाइड नहीं करे, वो तो हमने कल कर लिया था। अभी तो हम बता रहे हैं कंपनी। तो कंपनी चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे बाहर के मुल्क में बनी हो, वो कंपनी है। एओपी चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे बाहर के मुल्क में बनी हो, वो क्या समझी जाएगी? पर्सन, बस। तो हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में बनी है या बाहर के मुल्क में बनी है, दैट इज पर्सन। हर वो एओपी जो पाकिस्तान में बनी है या बाहर के मुल्क में बनी है, दैट इज पर्सन। नेक्स्ट, द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट खुद एक पर्सन है। फेडरल गवर्नमेंट खुद एक पर्सन है। और अब फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट खुद एक पर्सन है। अब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सब डिवीजन, बाहर के मुल्कों में पॉलिटिक्स की बेस पे कुछ इलाकों को डिवाइड कर दिया जाता है। बाहर के मुल्क में पॉलिटिक्स की बेस पे कुछ इलाकों को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मशरिक के हिस्से पर मुल्क के फलां पार्टी हुकूमत कर रही है और मगरिब के मुल्क पर फलां पार्टी हुकूमत कर रही है। तो अगर ऐसा कभी कहीं हो रहा है तो वो केस ऐसा समझा जाएगा कि हर इलाका अलग अलग पर्सन होगा। यानी मुल्क का मशरिकी हिस्सा अलग पर्सन समझा जाएगा और मगरबी हिस्सा अलग पर्सन समझा जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। क्लास के बाद आके बच्चे जो है वो कहते हैं कि
बताएं ज़रा, इसका मतलब दोबारा बता दें। इसका क्या मतलब दोबारा बताएं? बस आसान सी बात है, बाहर की गवर्नमेंट ने अगर पॉलिटिक्स की बेस पे इलाकों को डिवाइड कर दिया है तो हर पॉलिटिकल इलाका क्या समझा जाएगा? अलग पर्सन समझा जाएगा। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये इसकी मिसाल है। चलें जी आगे। कंपनी, पर्सन कौन कौन हो गए? इंडिविजुअल, कंपनी, AOP, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो किसकी डेफिनेशन देने लगे? कंपनी की। कंपनी की डेफिनेशन देने लगे। कंपनी मीन्स ऑफ फॉलोइंग। कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर जो कंपनी डिफाइंड है डेट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंपनी। हमारे लॉ की नज़र में वो कंपनी है। अ बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले, फॉर्म बाय लॉ और अंडर अ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान बिफोर 2017। बिफोर 2017 से पहले भी कोई लॉस थे जिसमें लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते थे, तो उनको भी हम कंपनीज ही कहेंगे। लेकिन अब तो वो लॉस खत्म हो चुके हैं। बहरहाल लिख सकते हैं आप अपने समझने के लिए। अ बॉडी इन कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान बिफोर 2017। नेक्स्ट, मुदारबा। मुदारबा एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक बंदा अपना कैपिटल डालता है और दूसरा बंदा सर्विसेज देता है। तो एक बंदा कैपिटल डालता है, दूसरा बंदा अपना सर्विसेज देता है। दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज मुदारबा। नेक्स्ट, पॉइंट डी का क्या मतलब है? पाकिस्तान में जो कंपनीज एक्ट है वो किस साल बना है? 2017 में। तो अगर पाकिस्तान एक मुल्क है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 250 ममालिक हैं फ़र्ज़ करें, तो फिर 249 कंट्रीज़ की यहाँ बात हो रही है। 249 कंट्रीज़ की यहाँ बात हो रही है। अब उन 249 कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनको भी हमारी नज़र में कंपनी कहा जाएगा। वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो बहस कल हुई थी। मेरा आज ये सवाल है, उनको कंपनी कहा जाएगा या नहीं? यस, उनको कंपनी कहा जाएगा। लेकिन वो जो 249 कंट्रीज़ हैं बाहर के मुल्कों की, उन सब के नाम लिखने यहाँ पॉसिबल नहीं थे, इसलिए उसने एक जनरल बात लिखी, पॉइंट ए जैसी, बिल्कुल पॉइंट ए जैसी। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले, अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी और कंट्री के लॉ के तहत, वो जो पाकिस्तान से बाहर है, रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। तो जर्मनी के अंदर भी कोई कंपनी एक्ट होगा, चाइना के अंदर भी कोई कंपनी एक्ट होगा, इसी तरह दुनिया के काफ़ी मुल्कों के अंदर अपने अपने एक्ट होंगे। तो वो जिस जिस मुल्क में जहाँ जहाँ अपने अपने कानून के मुताबिक लोग मिल रहे हैं, तो डेट विल बी कॉल्ड एज, बोलें, कंपनी। तो ये नोट कर लें। तो ये कंपनीज कौन सी वाली कंपनीज बनी? जो बाहर के मुल्कों में है। चलें जी, चलें जी आगे। ये लफ्ज़ आपने बस याद करने हैं, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी।
पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन होती थी सिलेबस में, फाइनेंस सोसाइटी की डेफिनेशन होती थी, अब नहीं है, बस एज इट इज़ याद करने हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट इदारा, जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है या और कोई इदारा है। अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट और एन एंटिटी और अ बॉडी ऑफ पर्संस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ट्रस्ट की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसी एंटिटी या बॉडी होती है लोगों की जो बनती है किसी लॉ के तहत। कौन सा लॉ? जो भी पाकिस्तान में चल रहा हो, पाकिस्तान में जो भी लॉ चल रहा हो उसके तहत ये ट्रस्ट बन जाता है और अपने आप को हुकूमत से अप्रूव करा लेता है। बहरहाल इसको नीचे देखते हैं। पॉइंट एच बड़ा अजीब सा है। एक बाहर के मुल्क की एओपी, बाहर के मुल्क की पार्टनरशिप, which the board has जबरदस्ती declared to be a company for income tax ordinance 2001। बाहर के मुल्क की एओपी को बोर्ड जबरदस्ती क्या करार दे रहा है? कंपनी। एओपी तो एओपी होती है, वो तो पार्टनरशिप होती है, लेकिन हो सकता है बाहर के मुल्क से कोई बड़ी बड़ी एओपीज आती हों जिनका करोड़ों के अंदर सरमाया हो, तो बोर्ड उनको जबरदस्ती क्या कह सकता है? कंपनी। क्या पाकिस्तान की किसी एओपी को भी कंपनी कह सकते हैं या सिर्फ फॉरेन एओपी को कंपनी कह सकते हैं? क्या हर फॉरेन एओपी को, क्या हर फॉरेन एओपी कंपनी है या जिसको बोर्ड जबरदस्ती कह दे? तो फॉरेन एओपीज ही होती हैं अनलेस के बोर्ड उनको क्या कह दे? कंपनी कह दे। तो ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है। एक फॉरेन एओपी जिसको बोर्ड जबरदस्ती क्या करार दे दे? कंपनी। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अच्छा जी, पाकिस्तान में कंपनीज कहां अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराती हैं? कंपनीज एक्ट 2017 में। वो चेयर लाना। पाकिस्तान में कंपनीज अपने आप को कहां इनकॉर्पोरेट कराती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान में हम कंपनी चला रहे हैं और कंपनीज एक्ट 2017 में अपने आप को रजिस्टर ना करवाया हो? नहीं पॉसिबल। अच्छा, पाकिस्तान में एओपीज अपने आप को कहां रजिस्टर करवाती हैं? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के तहत कोई रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन जिस तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा बना हुआ है जहां जाके कंपनीज अपने आप को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर करवाती हैं, इस तरह पाकिस्तान में एओपीज को रजिस्टर करने के लिए कोई इदारा नहीं बना हुआ। तो जब एओपी कारोबार शुरू करती है तो इसने अपने आप को पाकिस्तान में जाके कहीं भी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर नहीं करवाना होता। हाँ, बस एओपी बनी है तो 2-3 पार्टनर आपस में बैठें, एक सफ़ा पकड़ें, सफ़े के ऊपर साइन करें और बताएं इतना प्रॉफिट मेरा होगा, इतना प्रॉफिट तेरा होगा और कारोबार शुरू कर दें। वो सफ़ा काफ़ी है, लेकिन वो सफ़ा कहीं जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह बाहर के मुल्कों में हो सकता है बाहर की एओपीज अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाती हों, हो सकता है बाहर के मुल्क में भी पाकिस्तान की तरह हो कि वो लोग कंपनीज अपने आप को इनकॉर्पोरेट ना करवाती हों। कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के मुल्क में वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराएं या ना करवाएं। कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में वो कंपनी समझी जाएंगी अगर उनको बोर्ड जबरदस्ती क्या कह दे? कंपनी। पढ़ लें एक दफा। एक बाहर की एओपी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या जिसको बोर्ड जबरदस्ती क्या कह दे, तो वो कंपनी है। आईटीओ से मुराद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कल हमने पढ़ा था किसका मतलब? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कल हमने रेजिडेंट कंपनी कहा था, तो आज हम कह रहे हैं ऑब्वियसली कंपनी है, तो कल रेजिडेंट कंपनी बनी थी ना। तो सूबे की गवर्नमेंट भी कंपनी है। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में हैं, ज़िली हुकूमतें नाज़िमों की, ये भी क्या हैं? और कोई स्मॉल कंपनी भी क्या है? कंपनी। चलें 1-2 मिनट लें, ये सारे पॉइंट याद कर लें। वो जो नीचे वाली अगली क्लास होती है ना, उसमें मुझे बता दिया करेंगे घंटा पूरा हो गया।
हाँ जी ये जी 9:30 बजे आप फारिग हो जाया करेंगे ना तरावी पढ़ के, तो 10 बजे आप लोग सो जाइएगा और 4 बजे तक ओए हो लुट मच जाएगी। तो 6 घंटे सो के, और उसके बाद फिर 5 बजे तक आप नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाएंगे और सैरी करके। तो उसके बाद फिर 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक तो लुट है। तो 2.5 घंटे सुबह बंदा पढ़ ले तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो 4 AM सॉरी सही कह रहे हो। तो ज़बरदस्त है ये। तो 6 घंटे यहाँ से पूरे हो गए। फिर कुछ लोग ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ते हैं, वो फिर 3 बजे उठ जाएंगे, तो वो फिर इधर 5 घंटे सोएंगे। तो फिर दोपहर को 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे नहीं, ज़्यादा हो जाएगी, 1 घंटा सो जाएं, 6 घंटे हो गए। तो लुट है। 24 घंटे होते हैं ना दिन में। तो अभी रमज़ान आ रहा है, आम दिनों में तो 2 घंटे होंगे नमाज और खाने के लिए, रमज़ान में चलो 3 घंटे हो जाएंगे। और इसके वो तो डाल दिया ना इसमें, 1 घंटा तरावी का ही डाला है इसमें। अच्छा आगे चलो, इसके बाद 5 घंटे आपकी क्लासें और 6 घंटे सोना। कितना बचा? कितने? 10 घंटे। अल्लाह अकबर। इसमें 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे हर सब्जेक्ट को अगर आप डेली दें तो एंड पे 1 घंटा बच जाएगा रिवीजन के लिए पिछले टॉपिक्स की। मोबाइल का नहीं टाइम मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और मैं आपको सीरियसली अभी बता दूं, अभी सुन लें, आई के ब्लॉक कर देता है जिसने पढ़ा हो जिसने ना पढ़ा हो। और जो अगले टॉपिक्स आ रहे हैं उनके बाद तो पिछले टॉपिक रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिलना। अब आपकी भूल है कि ये कभी आइंदा आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करने का टाइम मिलेगा। वो तो अगले टॉपिक्स खुद इतने चैलेंजिंग है कि पिछले का टाइम नहीं देंगे। और आखिरी महीने में आपको पता है टीचर्स वैसे ही खींचातानी कर रहे होते हैं, ये बच्चा मुझे दे दो मैंने ज़्यादा पढ़ाना है, ये बच्चा मुझे दे दो एक्स्ट्रा क्लास रखनी है। तो आखिरी दिनों में तो वैसे ही सर को जाने का टाइम नहीं होता, तो सर को जाने के लिए बंदा रखना पड़ता है। तो छुट्टी के दिन तो बंदा वैसे ही खूब पढ़ सकता है। आई स्टिल रिमेंबर आर्टिकल्स में जब छुट्टियाँ होती थी CA फाइनल के पेपर्स के लिए, 24 में से 2 घंटे खाने पीने और नमाज़ों के लिए और 6 घंटे सोने के लिए, तो 16 घंटे कंफर्टेबली पढ़ लेते थे। कंफर्टेबली आप भी पढ़ सकते हैं। छुट्टियों के दिनों में हर एक की अपनी अपनी रूटीन होती है। बहरहाल मेरी जो अपनी रूटीन होती थी वो ये होती थी कि 3 बजे से लेके 4 बजे तक सोता था। फिर उसके हाँ सुबह 3 से 4 बजे तक सोता था। फिर उसके बाद तकरीबन 7 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर को, तो ये भी सोता था। तो ये 5 घंटे ये हो गए और 1 घंटा रात का हो गया। तो 6 घंटे जो है वो कंफर्टेबली नींद हो जाती थी। और रात को असल में कोई शोर वोर भी नहीं होता दाएं बाएं, तो बंदा आराम से पढ़ता है। और वैसे भी इफ़ेक्टिव टाइम यही वाला होता है पढ़ाई का, जो सुबह का होता है। सुबह का पढ़ा हुआ वैसे ही याद रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ दी हुई है कि सुबह के कामों में अल्लाह बरकत अता फरमा। जब आप फजर पढ़ के सो जाते हैं ना, तो वही टाइम असल पढ़ने का होता है जिसमें याद किया वो हमेशा याद रहता है। लेकिन इस टाइम में आप लोग सोए होते हैं। ये तो बहरहाल छुट्टियों की रूटीन है। हम तो नॉर्मल डेज़ की तरफ वापस आ जाएं, जितने भी इधर वापस आ जाते हैं। तो ये आप लोगों की रूटीन है आजकल। इस रूटीन के ऊपर इंशाल्लाह आप रहेंगे तो मौजा ही मौजा। आप 2.5 घंटे लगा लें, 9.5 घंटे कर लें। चलें जी आगे।
कंपनी, खाने में भी थोड़ी सादगी ले आए, पुरतकल्लुफ़ ना हो, वरना प्यास लगती रहती है, फिर आगे उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस, वो फिर छोड़ें आप, तो इसलिए खाने में भी सादगी ले आए। कंपनी, बहरहाल आपके सामने ही ये सारी चीज़ें करके हमने भी सीए कर लिए, आप भी कर सकते हैं। ट्रस्ट, और मुझे नहीं याद पड़ता सीए इंटर में 2 साल कोई एक भी छुट्टी की हो, याद नहीं, बल्कि कंफर्म बता रहा हूँ। तो इधर तो पीएससी में ही छुट्टियाँ शुरू कर देते हैं, कैफ तो दूर की बात है। ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़नी है हमने। व्हाट इज़ ट्रस्ट? ट्रस्ट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोग होते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा है, कैपिटल प्रोवाइडर्स। 3 लोग हैं, कहते हैं हमारे पास लाख लाख रुपए है, ये कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और कुछ लोगों पे ये एतमाद करेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, ये लाल और सब्ज़ मिलके काला हो जाता है, ट्राई कीजिएगा घर जाके। अच्छा, तो ये कुछ होते हैं एक्सपर्ट्स जिन पर ट्रस्ट किया जाता है, जिन पर एतमाद किया जाता है। तो ये लोग अपना लाख लाख रुपया, 3 लाख रुपए इनको पकड़ा देते हैं और ये लोग आर्जी तौर पे इसका कैश ओन कर रहे होते हैं। तो ये ट्रस्ट का अरेंजमेंट है जिसमें ये लोग इन पर एतमाद करते हैं अपना पैसा देके। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्रस्ट। चलें नोट कर लें, ये मैं गंद मिटा दूं सारा, नोट कर लें। एक्सपर्ट्स को टेम्पोरेरी ओनर्स कहा जाता है, आर्जी तौर पे ये कैश ओन कर रहे हैं उनका। भाई जिसने पढ़ना है उसके लिए टाइम ही टाइम है, और जिसने पढ़ना नहीं फिर उसके लिए 1000 बहाने हैं। और जो अदर देन सीए के दोस्त हैं उनको तो क्लियरली हमने तो अपने ज़माने में बता दिया हुआ था, या आप हमारे से मार्च में मिलेंगे या आप सितंबर में, उससे पहले मादरत। बस ठीक है, मिलना तो मिलो, नहीं मिलना तो ना मिला, अब हम क्या करें। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो कज़नों की शादियाँ हैं। वो 2-2 3-3 दिन वेस्ट करवाती हैं और फिर वो कभी कवर अप हो नहीं पाता। तो या उनको कह दें मार्च और सितंबर में रीशेड्यूल कर लें, या फिर आप जाना छोड़ दें, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। और उसका तरीका है, अगर वो नाराज़ हों तो किसी ऐसे टाइम में बंदा पहले जाके तोहफे तहाइफ दे आए और उनसे उज़र कर है कि भाई मेरी क्लास है और मैं आउट स्टेशन इतनी दूर आ नहीं सकता, तो मैंने कहा पहले आपसे मिला हूँ। तो ऑब्वियसली रिश्तेदारी भी आपने निभानी है, उसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। और ये जो फिज़िकल वाले हजरात हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ऑनलाइन पोर्टल की भी हमें एक्सेस दे दी जाए, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये फिर ढीले हो जाते हैं और इनको पता होता है ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ से ले लेंगे, इस वजह से ऑनलाइन की आपको एक्सेस नहीं दी जाती। और अगर किसी को कोई मजबूरी है तो वो ये मत मैसेज करे टीचर को ढूंढ के कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड करवा दें, क्योंकि रोज़ाना किसी ना किसी एक को ज़रूर मजबूरी होती है। तो ये फिर किसी दोस्त को कह दिया करे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले और उससे समझ लें। तो अगर आपको ऑनलाइन की भी एक्सेस दे दी जाए और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो जिन लोगों के घर वाले, इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं, छोड़ें, आज फ़ायदा हो रहा है इनका। जिन लोगों के घर वाले उनको अक्सर कहते रहते हैं कि बेटा थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया करो, बहुत पढ़ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी इंडिकेशन है कि आप लोग पढ़ाई के लिए जो है वो तैयार हैं। और जिन लोगों के घर वाले खुद कहना पड़ता है उनको पढ़ लो, तो वो फिर देख लें आई कैप भी उनके साथ कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं।
अच्छा, ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है जो अटैच है टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ कैश है, जो कैश की ओनरशिप के साथ अटैच है, और ये अराइज होती है एतमाद देने से। ये अराइज होती है एतमाद देने से, एतमाद देने से। एतमाद गिवन टू एक्सपर्ट्स, ये एतमाद दिया जाता है एक्सपर्ट्स को। कुछ नहीं होता, आप भी लिख लें, हाथ बांध के क्लास में ना बैठा करें, हर वक्त हाजिर बाशरा करें। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो अटैच हो गई है कैश की ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती है एतमाद देने से, कॉन्फिडेंस गिवन टू एक्सपर्ट्स एंड एक्सेप्टेड बाय एक्सपर्ट्स। ये ओनर से यहां मुराद है टेम्पोरेरी ओनर, जिसको आप एक्सपर्ट भी कहेंगे। ये जिम्मेदारी अराइज हुई है एतमाद देने से, और अगले ने एतमाद को एक्सेप्ट भी किया है। इससे फायदा होगा, इससे फायदा होगा। किसको फायदा होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर। एन अदर से मुराद इधर कैपिटल प्रोवाइडर है, एन अदर से मुराद इधर कैपिटल प्रोवाइडर है। फॉर द बेनिफिट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर और कैपिटल प्रोवाइडर एंड एक्सपर्ट। ओनर से मुराद टेम्परेरी ओनर है, एंड एक्सपर्ट। असल में उसने रेपिटेशन की है, उसने कहा है कि कैपिटल प्रोवाइडर को फायदा हो रहा है, या अगर मैं खुल के बात करूं, कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा हो रहा है और एक्सपर्ट को भी फायदा हो रहा है। एंड इट इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट। अब 3 दफा इस लाइन को पढ़ लें। भाईजान H2O डाल दें, डला हुआ है, ग्लास पकड़ा दें, NaCl थोड़ा सा डाल दें, बस। अच्छा, ये वाहिद 2 लाइनें हैं जो हमने पढ़ी हैं कल परसों से। इनको याद करने में आपका थोड़ा सा घर में टाइम लगेगा। दीवार की तरफ मुंह करके घर में आपने याद करनी है, किचन में बैठ के पढ़ें। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है जो अटैच होती है कैश की ओनरशिप के साथ, जो अटैच होती है कैश की। ये अराइज होती है एतमाद देने से एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स को एतमाद दिया जाता है, परेशान ना हो, घबराओ ना, तुम हमारा पैसा संभाल लोगे। एंड एक्सेप्टेड बाय द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ मैं पैसा संभाल लूंगा, देखना सही करूंगा क्या। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, इससे बेनिफिट होगा कैपिटल प्रोवाइडर को, या खुल के बात करें तो कैपिटल प्रोवाइडर को भी बेनिफिट होगा, और एक्सपर्ट्स को भी फायदा होगा। ट्रस्ट मीन्स एन जिम्मेदारी विच इज अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश, और ये अराइज होती है एतमाद देने से एक्सपर्ट्स को, और एक्सपर्ट्स इस एतमाद को एक्सेप्ट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर, और कैपिटल प्रोवाइडर एंड द ओनर। अब आप साथ वाले को उर्दू तर्जमा करके बता दें, और ऑनलाइन वाले स्क्रीन पे सामने देखते हुए मुझे तर्जमा करके बता दें। जल्दी करें, जल्दी ऑनलाइन वाले प्लीज़। जो 3 लोग बैठे हैं वो दरमियान वाले को पकड़ लें और उसको समझाएं। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी आप। हाइब्रिड में सामने वाली रो वाले को समझा दें, अगर एक्सेस नहीं है, कुछ दाएं बाएं नहीं बैठा हुआ। ओके,
अच्छा जी, यूनिट ट्रस्ट अब क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ट्रस्ट ही है, कोई डिफरेंस नहीं है खास। ये दोनों कैपिटल प्रोवाइडर हैं काले, और ये जो लाल है ये क्या है? एक्सपर्ट। थोड़ा मुंह इधर कर, ये एक्सपर्ट है। अब ये कहते हैं कि मैं 40 रुपये डालूंगा, ये कहता है कि मैं 20 रुपये डालूंगा, और ये एक्सपर्ट को पैसे दे देते हैं। जब ये एक्सपर्ट को पैसे देते हैं तो एक्सपर्ट बदले में इनको टिकट देता है या यूनिट्स देता है या रसीद देता है इस बात की कि मैंने आपका पैसा रखा हुआ है। तो एक्सपर्ट प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करेगा टिकट्स और 4 टिकट्स दे देगा इसको, ये ले 4 टिकट्स अपने सर पे रख और घर ले जा। ये इस चीज़ का सबूत होगा कि इस बंदे ने 10-10, ये आमतौर पे 10-10 रुपये वाली टिकट होती है, तो 10-10 रुपये वाली 4 टिकटें दे दी जाएंगी। इस चीज़ का सबूत होगा ये घर से 40 रुपये लाया है, और इसको 2 टिकटें दे दी जाएंगी कि तू 2 टिकटें रख ले और 2 टिकटें तेरे लिए। अब जब साल का एंड आएगा तो साल के एंड पर ये बंदा टिकटें लेके जाएगा और टिकटें लेके जाके इसको दिखाएगा, ये देख, ये देख, ये देख, इसको टिकटें दिखाएगा। जिसके पास ज़्यादा टिकटें होंगी उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, और ये भी जाएगा साल के एंड पे, और साल के एंड पे जाके इसको टिकटें दिखाएगा, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, इसको टिकटें दिखाएगा, और ये भी कहेगा कि मुझे प्रॉफिट दो। तो ये दोनों बंदे जो है इनको टिकटें दी जाएंगी। इसका नाम है यूनिट ट्रस्ट, NOTE कर लें। यूनिट ट्रस्ट, भाई बाहर जाएं ज़रा, बच्चों को कहीं अंदर सीए हो रहा है, खामोश रहें। इस क्लास से कोई हाइब्रिड से उठ रहा है बाहर जाने के लिए? नहीं बैठा हुआ उधर हमारा बंदा, चलें जाएं फिर आप अंदर बता दें। ये क्या वजह, बच्चों को भाई ने कहा भी है शोर ना करना, वो नहीं मान रहे। चलें, यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी एतमाद अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद है कैश, मनी, पैसे। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट अंडर विच मनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। 40 रुपये को डिवाइड कर दिया था 4 टिकटों में, 4 यूनिट्स में। कंपनी इसको शेयर्स कहती है। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट अंडर विच कैश इज डिवाइडेड इनटू so that the हक ऑफ द बेनिफिशियरी से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर है। so that the हक ऑफ बेनिफिशियरी टू इनकम और टू कैपिटल आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ, जिसके पास 4 यूनिट उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जिसके पास 2 यूनिट्स उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। इनकम होती है जो हर साल कमाते हैं, और कैपिटल होता है जिस वक्त कारोबार शुरू करते हैं तो जो पैसा डाला जाता है। तो जो ज्यादा पैसा डालेगा उसको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे तो उसकी इनकम भी ज्यादा, जो कम पैसा डालेगा उसको कम यूनिट्स मिलेंगे तो उसकी इनकम भी कम। इट इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ
Unit trust means any trust in which the cash is divided into units so that the right of beneficiary to the income is determined by the number of units held. अब इन दोनों को थोड़ा पढ़ के आइएगा, फिर कोई मसला हुआ कल पूछिएगा तो याद करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वैसे समझने में कॉन्सेप्ट आसान है। कंपनीज का टैक्स रेट क्या है? 29%। 2023 हमारा साल चल रहा है ना, अभी 30-29 आने वाली है, पता है आपको? ये अभी 30-29 आने वाली है, तो टैक्स ईयर 2023 चल रहा है हमारा आजकल, तो उसमें रेट कंपनीज का कितने % है? 29%। बस ठीक है, ओवर करते हैं। एओपी की डेफिनेशन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फॉर्म को टिक कर लें, ये तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। फॉर्म को टिक कर लें। फॉर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू स्पेंड लाइफ टुगेदर, नो सॉरी, who have agreed to share the profits of a business। 2 बंदे या 3 बंदे अगर ये एग्री कर लें कि हम प्रॉफिट्स बिजनेस के शेयर करेंगे आपस में, तो इनको क्या कहा जाता है? फर्म या पार्टनर्स या एओपी। कल हम पढ़ेंगे फर्म एओपी होती है। कैरिड ऑन बाय ऑल, कई दफ़ा सारे पार्टनर ही दुकान पे आके बैठे होते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कई दफ़ा ऐसा होता है सारे दुकान पे आके नहीं बैठते, सारों के लिए कोई एक बंदा आके बैठ जाता है, तो सारे पार्टनर्स का दुकान पे आना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, अब आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है। शुक्र है जिनका पहला दिन है वो आज तशरीफ़ ले आए हैं। हम आज डिस्कशन ये करने लगे हैं कि आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। पेज 5 पर द फर्स्ट शेड्यूल, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। जिस बंदे की एक अगला टेबल भी है, उधर नहीं जाना, इस टेबल पे रहना है आपने भी, वरना टेबल हो जाएगा। जिस बंदे की इनकम 6 लाख तक है पाकिस्तान में, उसने कितना टैक्स देने? 0%। होंठ हिला ले आए हुए हैं तो कितने % टैक्स देने? 0%। जिसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन उसकी इनकम 8 लाख तक है, तो उसने कितना टैक्स देने? 6 लाख से जो अमाउंट बढ़ रही है उसका 5%। जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख तक है, तो उसने कितना टैक्स देने? 10,000 तो देना ही देने, जमा 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख एंड सो ऑन। इसी तरह आगे चलेगा। अब ये कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है इसको देखते हैं। ओके, एक साहब हैं, इन्होंने ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इन्होंने कहा है कि जी मैं सुबह सुबह एक जगह पे नौकरी करता हूं, वहां से मैं कमाता हूं 9 लाख रुपया पर ईयर। शाम को मैं कहीं कारोबार करता हूं, मैंने घर के अंदर ही एक जनरल स्टोर खोला हुआ है, उससे मैंने कमाया 3 लाख रुपीस। मैंने अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ है, तो जब मैंने अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ है तो वहां से मैं कमा रहा हूं 1 लाख रुपया, डेट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने शेयर खरीद के बेचे हैं, कैपिटल गेन, तो मैंने कमाया है उससे 50,000 रुपये। और मेरी शादी हुई थी, उस पर वलीमा हुआ था, तो वलीमे पे मुझे सलामी मिली है 70,000 रुपये। तो ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है अपने वलीमे कराना, ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये नौकरी नहीं मैंने शुरू कर दी कहीं पे, ये मैंने जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाई है। इन सबको मज़ा आया तो देख ले, दोबारा देख ले, आराम आराम से कर लेते हैं। अच्छा, इन सबको मिला के क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम ये 15-20 दिन में हम करेंगे इंशाल्लाह। ये चैप्टर भी हम 15-20 दिन में करेंगे। ये चैप्टर 3-3 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल है, जो भी मैंने आपको लिखवाई नहीं है, हल्का सा बस आइडिया दे दिया है। तो नौकरी कर रहे, कारोबार कर रहे, घर किराए पे दिया हुआ है, शेयर खरीद के बेच रहे हैं, और कोई और इनकम कमा रहा है, वो सारी की सारी यहाँ फॉल कर जाएंगी। इन सब का नाम होता है टोटल इनकम। इन सब के टोटल का नाम क्या होता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम आ गई जी इस बंदे की 1420000। और इन पांचों का नाम बता दें क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। इसमें से जब आप ज़कात माइनस करते हैं तो 20,000 की ज़कात है, जब आपने ज़कात माइनस की तो आपकी क्या आ गई? आप बता दें मैंने टैक्स किस पे देना है? 14 लाख पे।
1.4 मिलियन पे। इस पे अब मैं टैक्स कैलकुलेट करने लगा हूं उस टेबल में जाके, लेकिन पहले आप यहां तक नोट कर लें। ये टेबल याद हो जाएगा 2-3 दिन तक, वैसे पेपर में दिया होता है तो याद नहीं करना, लिख लें, याद नहीं करना, पेपर में दिया होता है। नहीं यकीन मेरी बात पे तो पेपर में जाके जरा ट्राई कर लीजिएगा इस सवाल। अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, ये 10:20 पे हमारी क्लास के बाहर ना कुछ बंदे आते हैं, शोर करते हैं, तो इनका ज़रा पता चलवाएं। कल भी ये लोग आए थे और आज भी आए हैं, ये चेक करें कहाँ से आते हैं। चलें जी, 14 लाख रुपए पे टैक्स निकालना है एंड इंशाल्लाह 5 दिन बाद ना 6 दिन बाद हम ऐसा कर लेते हैं कि जहाँ तक हमने पढ़ा है वो आपका सुना जाएगा, और जो नहीं सुनाएगा वहीं से आपके वालिद साहब को कॉल मिलाई जाएगी आपके फ़ोन से। एक तो बैलेंस डलवा के रखिएगा मंडे को, और दूसरा वालिद साहब को बता दीजिएगा आज एक कॉल आएगी मेरे नंबर से अब्बू आपको, वो आपने अटेंड करनी है, बात कोई और कर रहा होगा। और ऑनलाइन वालों का तो वैसे ही आसान है, जूम मीटिंग में मैं उनसे कोई सवाल पूछूंगा, अगर उनका जवाब ना आया तो उधर से ही उनके अब्बू या अम्मी को बुला लिया जाएगा जूम मीटिंग में कि आप ज़रा आ जाएं, अपने बेटे के करतूत देखें। क्या मोहतरम? लेफ़्ट कर देंगे मीटिंग, उनका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। अच्छा जी, 14 लाख पे टैक्स निकालना है, 14 लाख पे टैक्स निकालना है। चौदह लाख किस सीरियल में गिरे? 1 2 3 4 4 में। इसकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है हमारे शहजादे की, और 24 लाख से कम है, तो इसने 60,000 तो देना ही देना है, 60,000 तो इसने देना ही देना है। 60,000 जमा 17.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये अब जरा मजे की चीज है, अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख का क्या मतलब है? अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख किस किस अमाउंट को अब आप देखेंगे? ये 14 लाख को, 14 लाख की अमाउंट देखें, ये 14 लाख 12 लाख से कितना बढ़ रहा है? 2 लाख। एक्सेलेंट। तो हमारा कितनी इनकम है? 14 लाख। और सवाल वाला कह रहे हैं लॉ वाला 12 लाख से ऊपर पर अलग टैक्स दो। 12 लाख से ऊपर कितना है? 2 लाख। तो कैलकुलेटर पर हम ये लिखा करेंगे 14 लाख, और ये वाला लिखा करेंगे 12 लाख, और 14 और 12 का डिफरेंस क्या आ गया? 2 लाख। तो 2 लाख पे कितने परसेंट? 17.5%। जबरदस्त। 95,000। तो बड़े होके अगर आपने 14 लाख कमाया तो तकरीबन 1 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे, 95,000 रुपया। तो 14 लाख में से, हाँ साल में 14 लाख में से 1 लाख गवर्नमेंट को, ज्यादा है? दे देंगे, दे देंगे, हाथ खड़े करें, दे देंगे। ओके, दे देंगे। नहीं देंगे? अच्छा जी, अगली मिसाल करें मसाला लगा के। ये कैसे आया 2 लाख? हमने कितना कमाया है? 14 लाख। और लॉ में क्या लफ्ज लिखा हुआ है? 12 लाख से ज्यादा। चलें जी, ये सवाल कर दें। दो लाख नहीं है, ये 2 मिलियन है। सवाल नोट करें पहले और फिर सोल्यूशन करें इसका।
सर मुझे ना ये पीआरसी के बच्चे लग रहे हैं, इनको ज़रा देखना पड़ेगा। ओके चलें जल्दी करें। यार ज़रा मना करें बाहर जाके उनको, भाई उस क्लास से उठें, ज़रा बाहर जाके मना करें बच्चों को, एक टेप ले जाएं साथ। हाँ जी भाई हो गया? नो जल्दी करें। इस घड़ी को 1 मिनट आगे करना है आपने क्लास के बाद, ये घड़ी 1 मिनट पीछे है। ओके नौकरी से कितना कमाया? 20 लाख, 2 मिलियन। कारोबार से कितना कमाया? 70 लाख। कल मुझे 2 मोबाइल चाहिए कम से कम, वरना मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। कम से कम 2 मोबाइल चाहिए कल। बिजनेस से कितना कमाया? 70 लाख। और नौकरी से 20 लाख। टोटल 9 मिलियन हो गया। 9 मिलियन तो फिर आप लंबी वाली छाल मारे ना ज़रा। 9 मिलियन सीरियल नंबर 8 में गिर रहे। वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 मिलियन। इसकी टैक्सेबल इनकम 6 मिलियन से ज़्यादा है। अब इसका टैक्स निकालें। कितने देने ही देने हैं? 1 3 आंडा 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 जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। एक ये फिगर पकड़ लें और एक ये फिगर पकड़ लें, और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेटर पे बताएं। 9 मिलियन और 6 मिलियन का। 3 मिलियन पे क्या लगाना है? 3 मिलियन पे क्या लगाना है? 35% इंटू 35% ऑफ 3 मिलियन इज इक्वल टू 2380। आंडा 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 ओके आंडा। तो 90 लाख में से 23 लाख तो गवर्नमेंट को दे ही देंगे आप। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। चलें ठीक है, छोड़ दो पढ़ना, तो यही है। अब क्या करें? चलें चलें जल्दी जल्दी जल्दी। 90 में से 23 शहबाज शरीफ का। चलें आगे, मज़ा आने लग गया ना, नशा से चढ़े इस पर। चलें आगे फिर एक और एग्जांपल करें। ये करें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या? हाँ जी बोलें। अल्लाह अकबर, कोई गड़बड़ किया है? भाई ये उनसे ज़रा पता करें, ये यूपीएस पे क्यों नहीं चल रहे थे? ठीक है मुझे बताइएगा पता करके। भाई उन क्लासों में नज़र आ रहा है? ज़रा माइक पकड़ के बता दें। उन क्लासों में नज़र आ रहा है? जाओ दोनों क्लासों में चक्कर लगा के आओ, नज़र आ रहा है? बता दो। ओ भाईजान तुसी तो ऑन हो जाओ। ये कैसे ऑन होगा? इसको ऑन करना पड़ेगा शायद।
अच्छा जी, नज़र आ रहे हैं उन क्लासों में क्या बताने आए थे भाई? भाई उन क्लासों में माइक पकड़ो, बता दो। भाई उधर नज़र आने लग गया है, माइक से ज़रा बता दें मुझे दोनों क्लासों में से। दोनों क्लासों में ओके। अच्छा जी, अब मोहतरम देखना ये कि 4 मिलियन कहाँ फॉल कर है। तो कितने लोग कहते हैं 4 मिलियन फॉल कर रहा है सीरियल नंबर 6 में? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कहते हैं फॉल करे सीरियल नंबर 7 में? भाईजान गलत कह रहे हैं, सीरियल नंबर 7 में जो फॉल कर रहा है वो देखें लिखा क्या हुआ है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 4 मिलियन। एक्सीड बड़े, बड़े 4 से, ये तो 4 है, वो कह रहे हैं बड़े, क्या कह रहे हैं? बड़े। ट्राई करें, बड़े, वो कह रहे हैं 4 से बड़े, तो ये तो खुद 4 है, तो 4 से बड़ा है या 4 है? फिर क्या करें? जब 4 से ना बढ़े या 4 तक रहे, ये 4 तक है, उधर नजर आना बंद हो गया। अच्छा, ये 4 तक है, आप बता दें इस पे कौन सा सीरियल लगेगा? ये 4 तक है, इस पे कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल 6। सीरियल 6 क्या कहता है? 405,000 जमा 27.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन। 3 लाख कहाँ से आ गया मेरे भाई? जी बताएं भाई, उधर ज़रा हाथ खड़े करते हैं उन क्लासों में। ओके, 405,000 जमा 27.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन। 27.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन। ये 4 मिलियन 1 मिलियन से कितना, 4 मिलियन 3 मिलियन से कितना बढ़ है? असल में ये फिगर लेनी होती है और ये फिगर, इनका डिफरेंस लेना होता है। जवाब ग्रैंड टोटल 6 लाख। ये जवाब इसके बराबर आ गया, इस चक्कर में ना जाएं आप लोग बस ऐसे नहीं देखना, आप छोड़ें, ये सीरियल हमने यूज़ ही नहीं करना था। तो ये 6,80,000 इज पेबल टू गवर्नमेंट। कितने लोगों ने यही निकाला था? ओके गुड, उस क्लास में भी ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा सहरी का टाइम क्या है, देखे किसी ने? 443 है। तो भाई ये ज़रा सुन लें गौर से कि ये जो लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, पता चले कराची वाले भी इस टाइम कर रहे हों। तो 443 ये जो टाइम है इस वक्त तो अज़ानें शुरू हो जाती हैं। तो कुछ घरों के अंदर पता नहीं कि अजीब सी बात बनी हुई है कि कोई नहीं अज़ान हो रही है, अभी तो हय्या अलस सलाह पे पहुँचा है वो, खाते रहो ज़रा। ये बिल्कुल गलत है, ये रोज़ा ख़राब करने वाली बात है। अज़ान से पहले आपने खाना छोड़ देना होता है। तो अज़ान का तो मतलब है अब तो खाने का टाइम तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अगर 443 है तो 441 तक एहतियातन 1-2 मिनट पहले जो है खाना पीना छोड़ दिया करें। चलो ठीक है भाई। हाँ